पुनः स्वागत करें। आग्रह करूंगी पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। एडीएम सर के लिए गुप्ता सर का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान, तालियों से स्वागत करें। करतल ध्वनि बजाकर। पहले मैं आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई वेरी सिंसियरेस्ट ग्रेटिट्यूड टू रेस्पेक्टेड कलेक्टर सर, रेस्पेक्टेड CEO सर, रेस्पेक्टेड DFO सर, ADM सर, कमिश्नर सर और मेरे साथी परमार साहब। आप सबने बहुत काइंड वर्ड्स बोले हैं मेरे बारे में और मतलब हृदय से धन्यवाद सभी अधिकारियों का। ये सभी अधिकारीगण जो आपके सामने बैठे हैं, कि वास्तव में वो बिल्कुल वो आइडल हैं जैसा कि एक सिविल सर्वेंट को होना चाहिए। तो आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आपको ऐसे अधिकारियों के साथ मतलब इंटरेक्ट करने का, उनको जानने का मौका मिल रहा है। तो उन सभी अधिकारीगणों के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो मैं वही थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि MPPSC और सिविल सेवा की तैयारी के बारे में। तो मैं अपनी कोशिश करूँगा अपने अनुभव साझा करने की, अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी अपनाई थी मैंने और जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं अभी तक। तो सबसे पहली जो मेरी लर्निंग रही अभी तक वो ये रही कि ये एग्ज़ाम जो है ये सिंपली किसी फैक्ट लर्निंग का या रॉड लर्निंग का नहीं है। ये एग्ज़ाम बेसिकली टेस्ट करता है आपकी पेशेंस, परसिस्टेंस और परसिवरेंस को। मतलब ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है जो कि आपको दौड़ना है। डेली कुछ ना कुछ आपको अपने खुद के व्यक्तित्व में, खुद की नॉलेज में इंक्रीमेंट करना है और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाके वो एग्ज़ाम में आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तो वही है कि आप अपना मनोबल बनाए रखें, लड़ाई लंबी है ना, और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अपनी फिजिकल मेंटल वेलबींग का ध्यान रखना है, फिटनेस पे भी ध्यान देना है, कोशिश करना है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कि हमारे आंसर्स में, अपने रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। आप जैसे हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होगा आपको। तो ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही इस पूरी प्रिपरेशन की फेज़ के दौरान। अब मैं कोशिश करूँगा कि प्री मेंस और इंटरव्यू की अपन फेज वाइज स्टडी मतलब बात करेंगे इस बारे में कि कैसे क्या हमें प्लानिंग करनी है उसकी, और उसके बाद जो भी आपके प्रश्न हो अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की अपन बात करते हैं। तो प्रीलिम्स जो है, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? तो प्रीलिम्स जो है सबसे पहला, क्योंकि सबसे कठिन फेज अगर कोई है पूरी प्रिपरेशन में तो वो है प्रीलिम्स, क्योंकि कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में ही रहता है और कट ऑफ भी काफ़ी आ जाता है। इस बार भी आपने देखा 80 मार्क्स कट ऑफ गया है, बहुत हाई मतलब कट ऑफ है। तो उसकी प्रिपरेशन आपको बहुत ही थॉरोली करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और हमारा सिलेबस, जैसा कि आज अभी DFO सर और कनेक्शन ने भी इस बारे में बात की। तो वो आप अपनी बिल्कुल बाइबल बना लीजिए, उसको अच्छे से आप लिख लीजिए, समझ लीजिए सिलेबस के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको आपको एनालिसिस टॉपिक वाइज करना है। कोई बहुत सारी ऐसी मैगजीन बुक्स वगैरह मिल जाती है मार्केट में जो भी टॉपिक वाइज उसमें लास्ट के 10 साल का या 12 साल का आपको एनालिसिस मिल जाएगा। तो वो आप आइडेंटिफाई करिए कि उनका पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक में घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। जैसे वो उदाहरण हो कि जैसे MPGK है ना, MPPSC के एग्जाम में MPGK में हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो पहले नहीं आता था 2-3 साल पहले तक, लेकिन 2-3 साल से अगर आप देखेंगे तो उसका वेटेज एकदम से बढ़ गया है ना। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं एग्जाम में, अब कौन सी चीज़ें मतलब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे पूरे पेपर का, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके आधार पे फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है, इस टॉपिक को मुझे कितनी विड्थ में या कितनी डेप्थ में कवर करना है ना, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, तो वो बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट वगैरह ये देना। अब टेस्ट वगैरह क्या है कि जैसे UPSC का हो सकता है कुछ एस्पिरेंट हो, तो उसके टेस्ट पेपर देने में क्या होता है कि आप कोई भी एक टेस्ट पेपर दोगे ना प्रीलिम्स का, तो उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आपका। फिर आप उसका एनालिसिस करोगे, उसमें भी 5-6 घंटे हो सकता है आपको लग जाए प्रॉपर वो करने में। MPPSC के साथ फ़ायदा ये है कि इसका टेस्ट पेपर आप ढंग से दोगे ना तो आधे घंटे में मैक्सिमम वो सॉल्व हो जाता है ना। तो उसका अच्छी चीज़ ये है कि आप बहुत सारे पेपर्स सॉल्व कर सकते हो। एक दिन में आप बैठे बैठे हो सकता है 7-8 पेपर आप दिन भर में सॉल्व कर लो, उनका एनालिसिस भी कर लो, क्योंकि पेपर पूरा फैक्चुअल नेचर का होता है। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कर लीजिए। मॉक पेपर जितने भी मिले, जितने भी कोचिंग के मिले, जहाँ से भी मिले, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह मिले, आप 2 पेपर
बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, वो भी पेपर भी कैसे सॉल्व करने हैं आपको, पहले आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो वो टॉपिक आप पढ़ लो पहले जहाँ से भी आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका सेक्शन वाइज जो भी आपको टेस्ट पेपर दिखे ना मार्केट में, वो आप अटेम्प्ट करो। तो उससे क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट जो भी मिसिंग होगा आपकी तैयारी से, वो आप वहाँ से कर सकते हो कि ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मतलब पार्ट जो था मेरा छूट गया था इस टॉपिक से, तो वो फिर आप कवर कर लोगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बहुत सारे जो डाउट्स वगैरह होंगे आपके पढ़ने का, वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब एग्जाम जब आपका पास में हो, जैसे 1 महीने या 1.5 महीने बचा हुआ है आपके एग्जाम में, तो फिर आप क्या करो, फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो। फुल लेंथ टेस्ट देने से फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको अपना सेल्फ एनालिसिस मिलेगा कि ठीक है मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या है। दूसरा उसमें ये होगा कि आपको अप्रोच एक आपकी डेवलप होगी एग्जाम के प्रति। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जब एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं ना, फाइनल एग्जाम, और हमने फुल लेंथ टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए, बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं जो कि हमें आते थे। मतलब मेरे खुद के भी साथ ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन आ रहा था, हमने जल्दबाजी में गलत कर दिया, काफ़ी बार क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। काफ़ी बार बाकी एक ऑप्शन देख के हमने पहला ऑप्शन देख के लगा दिया, बाकी ऑप्शन हमने देखे ही नहीं, है ना। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए फुल लेंथ टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो आप फुल लेंथ टेस्ट दो, और सिर्फ देना नहीं है, उसको एनालिसिस भी करना है कि आप देखो कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, वो गलत हुए तो क्यों गलत हुए, वो क्या आपके पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी इसीलिए गलत हुआ, या फिर आपकी अप्रोच गलत थी वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की इसीलिए गलत हुआ, या फिर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, आपने बाकी ऑप्शंस नहीं देखे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे और भरपूर मात्रा में दोगे। तो जहाँ से भी आपको मिले आप दो, बिल्कुल दिन भर में 1 या 2 टेस्ट आप बिल्कुल दो, एग्जाम से 1.5 महीने पहले, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स के बारे में। अच्छा, और जो भी आप पढ़ाई वगैरह करो ना, हमेशा यूनिट वाइज करो, टॉपिक वाइज करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले एक किताब आपने पढ़ ली पूरी ल्यूसेंट पढ़ ली, फिर आपने दृष्टि की किताब उठा ली, फिर वो आपने शुरू से एंटर पढ़ लिया, नहीं ऐसा नहीं। आप सिलेबस उठाओ, टॉपिक उठाओ। मान लीजिए आप एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मौर्यन का टॉपिक आप एक बुक से पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सप्लीमेंट करने की जरूरत है इसको कहीं और सोच सकते, मौर्यंस का टॉपिक आप दूसरी बुक से पढ़ लो, फिर आपको किसी एक जगह का कंसोलिडेट कर लो उसको। मतलब एक चीज़ जो है ना, वो सिर्फ एक ही सोच से या फिर एक ही जगह से पढ़ी जानी चाहिए, नहीं तो रिवीजन में बहुत दिक्कत आती है। आप 4 जगह से पढ़ लोगे ना किसी चीज़ को, फिर वो 4 अलग जगह पर फ्रेगमेंटेड है आपकी बुक, तो आपको रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कंपाइलेशन रखें प्रॉपर। जहाँ पर नोट्स मेकिंग की जरूरत है नोट्स मेकिंग करें, जहाँ पर लग रहा है कि नहीं बुक पढ़ने से काम चल जाएगा तो बुक आप पढ़ें उसको, लेकिन कई बार उसका रिवीजन करें। जैसे लक्ष्मीकांत है ना पॉलिटी की, तो आप पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के अच्छे नोट बनाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो बुक ही अपने आप में पूरी नोट्स है ना। तो आप ज़बरदस्ती नोट्स बनाने पे ऐसी टॉपिक्स के लिए अपना समय ना खराब करें। तो ये प्रीलिम्स की बात है ना। बाकी आप एग्ज़ाम के दिन की अगर अपन बात करें, तो फिर मैं वही बोलूँगा कि एक तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप पढ़ें। जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, वो ठीक है लग रहा है आपको, बट बाकी 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनको भी बहुत अच्छे से आप पढ़ें। ये थोड़ा खुद से क्वेश्चन करें कि ये बाकी 3 ऑप्शन क्यों सही नहीं है ना। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको लग रहा था कि आपने पहले ही लगा दिया, आपने बाकी ऑप्शन पढ़े ही नहीं है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। टाइम पर्याप्त रहता है MPPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन उसमें एग्जाम में, तो आप आराम से आइडेंटिफाई करें सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह, ऑप्शन वगैरह, और उनको आप सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम से पहले बढ़िया एक रात सो के जाएं आराम से 7-8 घंटे की नींद, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिवेट होना एग्जाम में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम रात भर जग के पूरा रिवीजन करके वो देने जा रहे हैं एग्जाम, तो क्या है आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जाम में आप घर से परफॉर्म कर नहीं पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग का आपको ध्यान रखना है। डेली एक्सरसाइज योगा वगैरह आप कोशिश करें करने की, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, है ना। ठीक, अब अपन मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस में पता ही है आपको 6 पेपर हो गए, ट्रेंड वगैरह वो सब पैटर्न वगैरह आपको पता ही है। इस साल पैटर्न भी चेंज हो गया अपना 2020। तो सबसे पहले तो अगेन यहाँ पे वही प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखें, आप इसके 2014 ऑनवर्ड्स आप पेपर देख सकते हैं इसके, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल और टाइप जो है ना बेसिकली वही है, बस उनको रीऑर्गेनाइज कर दिया है सिलेबस, ठीक है। तो आप वो देखें प्रीवियस ईयर्स में कि कैसे PSC ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2014 के बाद से, है ना। फिर उनमें भी आप आइडेंटिफाई करो कि किस लेवल ऑफ डेप्थ और वेल्थ में आपको पढ़ना है। जो भी सोर्सेज हैं आप वहाँ से वो देख लो, अपना टॉपिक अच्छे से कर लो। आंसर राइटिंग आप करके देखो, आंसर राइटिंग आप घर पे भी कर सकते हो, आप कोचिंग के माध्यम से भी आप मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, वो चलेगा आपको जैसे भी करना है, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, लेकिन आंसर राइटिंग आप करके जरूर देखें, ठीक है। और अच्छा, इसमें भी जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो ये आपकी होती है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, होती है आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम आपका 1 साल दूर है, तो आप
ऐसा प्रयास करो कि प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलो, है ना। आप थोड़ी सी आंसर राइटिंग पे भी फोकस करो, मेंस के सिलेबस पे भी फोकस करो, प्रीलिम्स पे भी फोकस करो। सब चीज़ें कुछ मतलब दिन को आप डिवाइड कर दो कि हाँ इतने टाइम मेरे को ये करना है, इतने टाइम मुझे ये करना है, ठीक है। तो आप डिवाइड करके चलो वो टाइम अपना, दोनों चीज़ें अपनी मैनेज होती रहें। और जब एग्जाम पास हो, जैसे प्रीलिम्स आपका पास में है, तो 1 महीने या 2 महीने पहले जैसा भी आपका कंफर्ट लेवल है, तो आप डेडिकेटेडली अपना प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। जो भी आपके प्रीलिम्स के स्पेसिफिक सोर्सेज हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करो। तो ये अपना एक मतलब है ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्या हमारा प्रिपरेशन लेवल है और कितना पास में एग्जाम, अपनी स्टडी के आज और अपना सेग्रीगेशन ऑफ टाइम जो है वो चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। रिवीजन इस तक की रिवीजन आपको कई बार करना है, क्योंकि नहीं तो आप फिर आप भूल जाओगे। टेस्ट पेपर आप अटेंड करोगे तो वो भी आपकी रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, मेंस में आंसर राइटिंग ठीक है, आपने पढ़ लिया सिलेबस के हिसाब से जो भी वो है, पढ़ना आपको उतना ही है जितना कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। हमें ज्ञान वर्धन के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड रह के पढ़ना है। आप देखो कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उतना ही आप अपना कंटेंट तैयार कर लो, नोट्स अगर हो सके तो नोट्स तैयार कर लो हर टॉपिक से, ठीक है। टॉपिक आपका एक भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो ऐसा है कि हर यूनिट से क्वेश्चन आने हैं, हर यूनिट से एक लॉन्ग वाला क्वेश्चन आना है, एक 5 मार्कर आने हैं, 3 मार्कर आने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप कोई भी यूनिट छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप इतना कर सकते हो कि उस यूनिट में से आप देखो कि ठीक है इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी, तो पहले मैं वो पढ़ लूँ, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बाद में पढ़ लूँ। तो ऐसा आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन आप कोशिश करो कि सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए, है ना, सफिशिएंट विड्थ जितनी भी है उसमें कवर हो जाए, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। आंसर राइटिंग की अगर अपन बात करें तो पहले तो आप ये देखो कि आपका टाइम लिमिट के अंदर चीज़ें हो। सबसे पहले जब आप एग्जाम इतना पास नहीं है तो आप कोशिश करो कि सही आंसर फ्रेम करने पर आपका ध्यान होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। एग्जाम की जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको मैं आंसर करने की कोशिश करना है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो होता है कि जो हम पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, एक वो होता है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। हमें वो लिखना होता है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, न कि वो जो हम पढ़ के गए हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा आंसर तो बहुत बढ़िया था लेकिन वो क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं था, है ना, तो फिर उसको मार्क्स नहीं मिलते, तो वो प्रॉब्लम होती है बाद में। तो आप पहले वो देखो कि ठीक है हम पढ़ के गए हैं, वो अच्छी बात है। एग्जाम की वो क्वेश्चन की आप नीड समझो, उसको फिर उस अपने आंसर को फिर उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करो कि ठीक है जो हम पढ़ के गए वो भी उसमें अकोमोडेट हो जाए और आंसर एग्जामिनर को भी ये ना लगे कि ठीक है इसने क्या तो लिख दिया है ना। तो फिर आंसर हमारा इस तरह से फ्रेम होना चाहिए कि उसमें कंटेंट भी आ जाए, उसमें थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन के रिलेवेंट भी हो जाए, वो स्पेस जो है और उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाए, टाइम फ्रेम जो अवेलेबल है हमारे पास उसके अंदर भी हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आंसर राइटिंग में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आंसर मल्टी डायमेंशनल हो। बहुत सारी मैंने कॉपीज वगैरह कुछ देखी थी अभी, तो मतलब उसमें एक ही एस्पेक्ट के बारे में लिखा हुआ था आंसर के, तो वो चीज़ नहीं, जितना मल्टी डायमेंशनल हो सके, जितना होलिस्टिक आंसर हमारा हो सके उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये करने का तरीका ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दो अपने आंसर में। जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी वो एग्जामिनर को दूर से दिख जाएंगे और वो मतलब उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपका आंसर पढ़ने में, वो अच्छे मार्क्स देगा आपको, दूर से उसको दिख जाएंगे अगर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, ठीक है। तो आप ये कोशिश करो वो करने की। साइड में जो स्पेस होता है, जैसे 5 मार्कर जो होता है उसमें काफ़ी कम स्पेस अवेलेबल, बिल्कुल 9 लाइन अवेलेबल होती है हमारे पास आंसर लिखने के लिए। तो आप ये मत करो कि इंट्रोडक्शन में ही हमने 4 लाइन वेस्ट कर दिया, कंक्लूजन में ही हमने 2 लाइन 3 लाइन वेस्ट कर दी, ऐसा नहीं। आप सीधे 5 मार्कर जैसे जो होता है क्वेश्चन, आप सीधे क्वेश्चन को हिट करो। इंट्रोडक्शन अगर लिखना है तो 1 या 1.5 लाइन में आप लिखो, उसको फटाफट खत्म करो, फिर जो मेन क्वेश्चन जो है ना उसको आप हिट करो, है ना। सीधे उसमें इतना टाइम भी नहीं होता, इतना वो भी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा भूमिका बनाते रहें उसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, कितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है ना, और कितना कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों का समायोजन करते हुए हमें आंसर लिखना है अपना, ठीक है। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों का ध्यान दें सब चीज़ें करते हुए कि आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल हो, स्ट्रक्चरिंग इसकी प्रॉपर हो आंसर की। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन, मान लीजिए किसी क्वेश्चन के 2-3 सब पार्ट है ना, तो उसी सीक्वेंस में हम कोशिश करें आंसर देने की जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या एग्जामिनर को आसानी रहेगी वो इवैल्यूएट करने में आपका आंसर, तो वो आपको एक बेनिफिट में जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन वाले पार्ट का आप फोकस करें। जैसे मान के चलिए कि आपके पास स्पेस अवेलेबल है 1 पेज का, है ना, तो और इसमें आपको एक सब पार्ट 11 मार्कर की अपन बात करें तो 11 मार्कर में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वगैरह सबके लिए पर्याप्त स्कोप है, पर्याप्त टाइम भी लगता है, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए उसके एक सब पार्ट को एड्रेस करने के लिए 1 पेज अवेलेबल है। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा साइड में कहीं तो एक तो डायग्राम वगैरह अपना बन जाए जो कि क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट है। आपको कोई फैक्ट वगैरह मान लीजिए लिखना है, उसको बढ़िया से प्रेजेंट कर दें आप। मान लीजिए अपन ने पाई चार्ट वगैरह कुछ बना दिया या फिर अपन ने बार ग्राफ वगैरह बना दिया, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप बना दें जो कि आपके क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट हो, है ना, और साइड में बना दें उसको, तो क्या है वो थोड़ी सी उसकी प्रेजेंटेशन बढ़िया दिखता है वो। तो वो मतलब
चांसेस रहते हैं कि आपको बाकी सबसे आधा मार्क या 1 मार्क उस क्वेश्चन में ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपकी ओवरऑल स्कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है उससे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारे पार्ट्स को एड्रेस करना है आपको क्वेश्चन की। ये नहीं कि एक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के 3 सब पार्ट है ना 11 मार्क में, तो अब ऐसा नहीं कि एक पहले सब पार्ट में ही आपने 1.5 पेज भर दिए, बाकी दूसरे पार्ट की दोनों पार्ट आपने आधे पेज में निपटा दिए, ऐसा नहीं। सारे के सारे पार्ट जो है ना उनको बराबर की रिस्पेक्ट देनी है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने एग्जाम हॉल में वो सभी क्वेश्चंस को हमें बराबर की रिस्पेक्ट देनी है डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्क्स, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम मैनेज नहीं हुआ, आपने जैसे 2 सेक्शन रहते हैं अपने एग्जाम में, सेक्शन और सेक्शन भी, पहला सेक्शन में ही आपने 2 घंटे लगा दिए, फिर दूसरे सेक्शन में आपने 1 ही घंटा बचा आपके पास, तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे सेकंड वाले पार्ट के साथ। तो आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ये आपका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें उस टाइम पे आप ये चीज़ ध्यान दें कि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है ना। एक सेक्शन है जैसे उसमें 1 घंटे 30 मिनट का टाइम है आपके पास, वो 1 घंटे 32 मिनट हो सकता है, बहुत आपका वो हुआ तो 1 घंटे 35 मिनट तक आप उसको ले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा अगर हो रहा तो आप उसको छोड़ दो, बाकी अगले सेक्शन को आप मूव कर लो, है ना। नहीं तो आपका पूरा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा एग्जाम में। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। और जो फीडबैक जो जहाँ से भी मिल रहा है आपको, तो वो आप उस पर ध्यान दें, कोशिश करें कि वो फीडबैक का आप वर्क करें, और जितनी गलतियाँ आपको करनी है वो आप एग्ज़ाम से पहले कर लें। एग्ज़ाम में गलती करने का स्कोर नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए फेलियर्स तो होते ही हैं लाइफ में, कहा जाता है कि मतलब आप जो भी गलतियाँ कर रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, जो भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, तो वहाँ पे फेलियर्स होते हैं, सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी हुए हैं, सर के साथ भी हुए हैं, बहुत सारे, मतलब सभी की लाइफ में फेलियर्स आते हैं। बट हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि आपने जिस गलती की वजह से आपको पिछले एग्जाम में या पिछले टेस्ट में फेलियर मिला था, वो गलती अपनी रिपीट नहीं हुई, है ना। मतलब फेल अगेन बट फेल बेटर, ठीक है। मतलब वही गलतियाँ फिर से आप न करके फेल हो, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो आप बढ़िया से अपने जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको करने हैं, आप मॉक टेस्ट वगैरह जो करते हैं उसमें कर लें, फाइनल एग्जाम आपका बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। आप कोशिश करें कि वो गलतियाँ जो आपने की थी पहले ना करें। अब हम इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि इंटरव्यू को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते, लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू जो है वो काफ़ी कुछ लक बेस्ड होता है या फिर फ्लूक पे चलता है पूरा इंटरव्यू। मैं थोड़ा सा असहमत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इंटरव्यू ऐसी चीज़ है कि उसकी बहुत अच्छे से, बहुत होलिस्टिकली प्रिपरेशन की जा सकती है। आप बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ठीक है ये क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, उनका बहुत अच्छे से आप स्ट्रक्चरिंग करके उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। इंटरव्यू रैंडम नहीं होता है, इंटरव्यू कहीं ना कहीं जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो चल रहे हैं, आपकी जो अभी तक जो भी चीज़ें आपने की हैं, आपका ग्रेजुएशन जो रहा है, आपके सब्जेक्ट जो रहे हैं, या फिर जो कंटेम्प्रेरी, उन सबको कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो आप पहले तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके जितने भी डायमेंशंस निकल सकते हैं उन सबको आप खुद पहले अपना ब्रेनस्टॉर्म करें, खुद एक लिस्ट बनाएं क्वेश्चंस की जो भी संभव हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, मान लीजिए कि एक आपका ग्रेजुएशन मान लीजिए सोशियोलॉजी में, है ना, और आपका होम टाउन मान लीजिए सतना है, तो आप थोड़ा सा सतना की ऐसी, सतना में जैसे डकैती की एक हिस्ट्री रही है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करिए कि डकैती का सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो एग्जामिनर काफ़ी बार इंटरव्यू में ऐसा होता है कि वो 2-3 चीज़ों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। जैसे मैं मुरैना से, तो उन्होंने पूछ लिया था कि भाई रिवाइंस वगैरह है, तो उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे। फिर मेरा जैसे पुलिसिंग का बैकग्राउंड है, तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई आपने IT का क्या क्या यूज़ किया है पुलिसिंग में। IFS में पूछा था कि भाई आप ब्लॉकचेन का किस तरह से यूज़ करोगे फॉरेस्ट्री में, है ना। तो इस तरह से मतलब जब आपका बैकग्राउंड होगा ना, और जो डिमांड है उस एग्ज़ाम की, वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं मिक्स करके पूछेंगे। तो ये चीज़ें आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो, उनको प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। उनको अच्छे से प्रेजेंटेशन करने का आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो पहले। फीडबैक जो मॉक इंटरव्यू आप दो, बहुत सारे अगर हो सके तो, है ना। अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। मैं जैसे एकेडमी में ट्रेनिंग करता तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह जो थे उनको मॉक इंटरव्यू वगैरह मैंने दिए थे पिछले कई बार। उन्होंने जो फीडबैक दिया उस पर मैंने काम करने की कोशिश की। सर को भी मैंने डिस्कशन किया था, सर से भी इसके बारे में, तो सर ने भी बहुत सारे फीडबैक्स वगैरह दिए। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलती है। आप जितना हो सके उतना बात करने की कोशिश करें इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान। क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं, डिस्कस करें कि ठीक है इस क्वेश्चन का मुझे इस तरह से आंसर करना है, इस क्वेश्चन का मुझे इस तरह से आंसर करना है। इंटरव्यू में आंसर करते टाइम पे आप 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक तो आपके आंसर थोड़े से व्यवहारिक टाइप के होने चाहिए, बहुत आइडियलिस्टिक आंसर उतने मतलब नहीं ठीक समझे जाते इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, व्यवहारिक हो, बट एट द सेम टाइम आपके आंसर जो हैं वो एथिकल और लीगल
इन दोनों चीज़ों से कहीं से भी डिविएट नहीं होने चाहिए। आप हमेशा अपने आंसर में जहाँ भी आपको लग रहा है कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है आंसर देने में, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप की चीज़, वहाँ पे आप अपना लीगल फ्रेमवर्क पकड़ के चलें। ठीक है, आपका लॉ अगर आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं तो आप बिल्कुल दें। वो क्योंकि रूल ऑफ लॉ है देश में, है ना, रूल ऑफ लॉ इस चीज़ का, इस फिलोसफी का आप पालन करेंगे अपने आंसर्स में तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है बोर्ड के द्वारा। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क को लेके चल रहे हैं अपने आंसर्स में। वो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि ठीक है, ये व्यक्ति जो है ये इंटीग्रिटी वाला है, ये इस व्यक्ति का प्रेजेंटेशन मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, ये ऑनेस्ट है, ये पेशेंट लिसनर है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ आपके आंसर्स में इंटरव्यू बोर्ड के सामने रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एंड इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय द बोर्ड। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, कुल मिला के मेरा यही कहना है कि आप बढ़िया से टेंशन फ्री होके खुश होके तैयारी करें। बहुत स्ट्रेस लेके तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये रहा है कि मैंने जो एग्ज़ाम स्ट्रेस लेके दिए हैं वो एग्ज़ाम में मुझे सफलता नहीं मिली है। जो एग्ज़ाम मैंने बिल्कुल पॉजिटिव रह के खुश रह के ये सोच के दिए हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दे रहे हैं अपन, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ ब्रेनस्टॉर्म करने को मिलेगा, तो वो एग्ज़ाम हमेशा अच्छे गए हैं। आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दीजिए, बाकी ठीक है, बाकी ईश्वर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आपने सुना ही होगा। आप अपना कर्म करते जाइए बढ़िया, पूरी दमखम से आप तैयारी करिए, दमखम से पेपर अटेंड करिए, सफलता एक ना एक दिन आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। भगवान सब देख रहे हैं, आपकी मेहनत भी देख रहे हैं और निश्चित तौर पर एक ना एक दिन सब अच्छा हो जाता है ना। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। तो इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेष। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आए हम अपन उस पर डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आप हो आपके मन में, आदरणीय कलेक्टर सर और अधिकारी गण के लिए आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जो भी आपके मन में हो क्वेश्चन।